भाई फिर इसके बाद क्या होता है, जो दीवानी राइट्स मिल गए इनको, दीवानी राइट्स मिलने कहाँ कहाँ के मिल गए दीवानी राइट्स, बंगाल के, बंगाल, बिहार के, बिहार है, उड़ीसा। यस उड़ीसा, यहाँ के इनको राइट्स अब मिल गए हैं कि अब सीधा सीधा जाके लोगों से पैसे इकट्ठा करेंगे, इनको किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं है, गो एंड कलेक्ट द, दैट्स इट। और कंपनी जो है यहाँ पर शाह आलम को जो है जगह देगी, शाह आलम को प्रोटेक्ट देगी, शाह आलम को हम आराम से रखेंगे एक जगह पर, ठीक है, उसके लिए भी पैसा वैसा मिलेगा यहाँ पर, ये एक तरीके से यहाँ पर साइन किया गया, ठीक है, इस तरीके से साइन किया गया। और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे ना, वो ये नहीं चाहते थे कि हम बैठ के रूल करें, देश में कुछ सुधार करें, लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ काम करें, वो ऐसा कुछ चाहते ही नहीं थे। वो सिर्फ चाहते थे कि हमें पैसा मिले, हमें काम ना करना पड़े, हमें वहां पे रूल करने को मिले, टैक्सेस हम उनसे कलेक्ट करें, लेकिन जो संभालने का काम है ना वो इंडियंस करें सारे, वो हमें नहीं करना पड़े। तो इन्होंने क्या किया उसके लिए, डुअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब क्या हो गया, अब उनका रूल हो गया यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने एक डुअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ डुअल सिस्टम में, या बेसिक था क्या इसका मतलब, कि इन लोगों ने क्या किया कि अगर हम बंगाल हमारे अंडर आ चुका है, किसके अंडर है, ब्रिटिशर्स के, तो उनको संभालना है क्या, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस उनके पास होना चाहिए, उनके अंडर है सब कुछ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा छोड़ो एडमिनिस्ट्रेशन को, साइड करो, हमें तो फाइनेंस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मारो गोली, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन किसके हाथ में दे दो, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया नजमुद्दौला के हाथ में, ये मीर जाफर के बेटे थे, उनको दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन कि चलो तुम संभालो, पैसों का काम तुम्हें नहीं देंगे हम, तुम सिर्फ नाम के नवाब हो, पैसे हम ही देखेंगे। अब नवाब बिना पैसों के क्या करेगा, अब एक नवाब के हाथ में पैसे ही नहीं है तो वो किस बात का नवाब है। तो हुआ ये, फिर इसमें यही चीज है कि इसे ही हम कहते हैं डुअल सिस्टम, ठीक है। तो ये था यहाँ पर नजमुद्दौला को बना दिया गया, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट, रॉबर्ट क्लाइव थे वही पर्सन, काफी चालाक पर्सन थे, काफी करप्टेड भी थे, बहुत ज्यादा करप्टेड थे ये पर्सन, तो ये इनको अपना जेब भरनी थी बस, इस टाइप के पर्सन थे। तो इन्होंने कहा कि दीवानी राइट्स जो है, रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट तो हम ले रहे हैं आपसे, ठीक है, और बाकी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो आप देख लेना, वो हम आपके हिस्से रख रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा किया, क्या किया इन्होंने, कंपनी के हाथ में क्या आ गया, दीवानी राइट्स मतलब फाइनेंशियल राइट्स, सबसे टैक्सेस कलेक्ट करना, और निजामत और पुलिस को इकट्ठे रखना, मतलब पुलिस अपने अंडर है, पैसा अपने अंडर है, आपको सिर्फ देश में शांति बना के रखनी है, वो नवाब का काम है। ये चीज इन्होंने करी, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, पपेट्री तो बना दिया हाथ में, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हासिल किसको हुआ, सिर्फ ब्रिटिशर्स को हासिल हुआ, इंडियंस को तो कुछ हासिल नहीं हुआ इसके अंदर, क्योंकि जो यहाँ पर लोग हैं उनको तो यहाँ पर हासिल हुआ नहीं कुछ भी। तो ये चीज थी भाई इसके अंदर। तो यहाँ पर ये बहुत ही करप्टेड सिस्टम था, इनके रॉबर्ट क्लाइव और इनके खुद के सारे आदमी लोग बहुत ज्यादा करप्ट करते थे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ इसके अंदर। और इन्होंने, कंपनी ने जो है दीवानी राइट्स को देखने के लिए कि भाई दीवानी हमें पूरी मिलती है, दीवान अपॉइंट करा, आप लोगों ने सुना होगा दीवान का नाम जरूर, और निजामत के लिए इन्होंने सूबेदार अपॉइंट करा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर राइट्स बना दिए, ठीक है ना, ऐसे दो इन्होंने पोस्ट बना दिया अलग अलग। और ये यहाँ पर कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से खराब हो गया। रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव जो है ये पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये पहले गवर्नर बन के तैयार होते हैं। लेकिन फिर वही था कि धीरे धीरे करते करते ये पूरा रूल बेकार होता गया, बहुत ही करप्ट करके ये एक रूल निकल करके आया। तो फिर यहाँ पे जो है क्या हुआ फाइनली, एक एक्ट आता है, ठीक है, ये कब हो रहा है 1765 है ना, तो 1770 नजदीक ही है, तब उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे एक एक्ट लेकर के आती है जिसका नाम है
रेगुलेटिंग Regulating Act. एक्ट ऑफ 1773, 73 उसके तहत, इस एक्ट के तहत, आई थिंक आप लोगों ने ये एक्ट जरूर पढ़ लिया होगा मैम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये बहुत अच्छे से पढ़ा सबने, बहुत अच्छे से पढ़ा सबने। हाँ, तो ये आप उसके लोगों ने बाद पढ़ उसके लिया। बाद बराबर क्राउन हाँ रूल मैम इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ा है, इस पे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी किए हैं। हाँ, तो इसको मैं फिर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली है, सिर्फ मैं, नहीं यस मैम। ठीक है। यस मैम, यस, नो नीड टू एक्सप्लेन। हाँ, तो रेगुलेटिंग एक्ट के चलते क्या हुआ, पोस्ट का नाम चेंज हो गया। व्हाट विल बी दी पोस्ट नेम, गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल पहले थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद, हाँ, रॉबर्ट, लॉर्ड वेरन जब रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है तब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, यस मैम, वो यहाँ पे Yes, ma'am. पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं, ठीक है भाई, गवर्नर यस मैम। जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग का मतलब ही क्या है कि रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, किसको, जो करप्ट सिस्टम हो गया, जो इतना ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अति मचाई हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लेकर के आया गया, ठीक है। और ये पर्सन जो है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आकर के डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर देते हैं, क्या हमें डुअल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसे जो है यहाँ पर पहले रॉबर्ट क्लाइव आए और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे होने लगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको समझना है और इसके अंदर यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी पूरी, कि किस तरीके से कौन कौन से पर्सन यहाँ पे आए हैं, कौन कौन से पर्सन बने थे, ये स्टोरी की फॉर्म में आपको इस तरीके से याद रखना है। और वॉरेन हेस्टिंग्स मेन गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद एक चीज और समझेंगे, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसमें देखेंगे एक चीज, यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझना है कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया, आपको मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1757 से 60 तक, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले जो है बैटल ऑफ प्लासी होती है, और फिर यहाँ पे वो मीर जाफर वगैरह आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है यहाँ पर। और फिर इस टाइम पीरियड में, इसके बीच में पहले यहाँ पर वेनी स्टार्ट आते हैं और फिर कार्टियर आते हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है, इसके अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। लाइक तो पहले पर्सन थे ही जिनके समय में बैटल ऑफ प्लासी हुई, फर्स्ट गवर्नर भी थे, डुअल गवर्नमेंट लेकर के आए, कॉन्करर ऑफ इंडिया बनते हैं वो। लेकिन जो बीच का टाइम पीरियड जब ये नहीं थे, तब गवर्नर ऑफ बंगाल जो है बनते हैं, एक तो बनते हैं लॉर्ड वेनी स्टार्ट और एक बनते हैं कार्टियर, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड की खास बातें कुछ नहीं है जो हमें पढ़नी हो, लेकिन आपको इनके नाम जरूर पढ़ने पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये क्या थे, कब आए, कैसे आए, ये आपको गवर्नर जो थे बंगाल की ये बने थे, इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। जॉन कार्टियर, जॉन कार्टियर यहाँ पर ये थे जब यहाँ पर बहुत बड़ा बंगाल में फेमाइन आता है, ठीक है। फेमाइन इनके समय में यहाँ पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ की बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है, और सारा जो एक ब्लेम है वो कार्टियर के ऊपर ही लगाया जाता है कि इन्होंने यहाँ पर संभाला नहीं सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इसके अंदर फेमाइन आता है इनके समय में और बहुत सारे लोगों की वहां पे डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं होता, बहुत समय के लिए, मंथ्स के लिए इनके पास खाने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा।
और इनको रिप्लेस करके 72 में फाइनली इनको रिप्लेस करके किस पर्सन को लाया गया? 73 में कौन आए? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका इंपॉर्टेंट रोल है हमारे भारत के अंदर काफी ज्यादा। ठीक है, इनको काफी ज्यादा जाना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ये यहाँ पे आते हैं और ये आकर के काम कराते हैं भारत में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं और ये डुअल सिस्टम खत्म कराते हैं। आपको बताया मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट इनके समय में आता है, तभी ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। पहले गवर्नर थे, नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इन्हीं के टाइम पीरियड में पहला सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में 1774 में, ये तो खैर आपने पढ़ रखा है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सब इसमें इनके टाइम पे किया जाता है। ठीक है, और ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है जिनके लिए इम्पीचमेंट स्टार्ट की जाती है। इनको रिमूव करने के लिए जो है बात उठती है। ठीक है, इन्होंने काफी कुछ चेंज कराया था यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर करते हैं, लेकिन इनको इम्पीच करने की बात उठती है कि भाई इनको जो है इम्पीच करना पड़ेगा। लेकिन ये होता ही है कि खुद ही रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, खुद ही जो है आकर के रिजाइन कर देते हैं। तो इनकी जगह कॉर्नवालिस आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, सेकंड पर्सन आएंगे। तो इनको इम्पीच करने के लिए कहाँ रखा गया था? जो लंदन का लेकिन की इसने क्या क्या चीजें की हाँ। वो लेकिन हमने नहीं, क्या चीज? हिस्ट्री में वो चीजें आती है, इसने क्या क्या काम किए, क्या किए, वो नहीं पता होंगे यहाँ पे, वो नहीं बिल्कुल पढ़ा आते हैं, क्वालिटी वो आपको पढ़ने हैं, किसने क्या क्या किया, किसके टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये तो एग्जाम में आता है। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इनको जो है इनके ऊपर क्राइम्स का इल्जाम लगा था कि इन्होंने जो है एक महाराजा थे, उनको जबरदस्ती मरवा दिया था, उनको मार दिया था, और जो जो इन्होंने गलत काम किए थे इन्होंने अपने टाइम पीरियड में, उनके खिलाफ इनके लिए जो है यहाँ पर चार्जेस लगे थे उनके ऊपर। तो फाइनली इनको फिर फाइनली रिजाइन देना पड़ गया था। तो इन्होंने यहाँ पर रिजाइन दे दिया था। और जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, इनके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस पे जो है क्वेश्चंस आते हैं, आ भी चुका है कई बार, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है? वैसे तो समझ में आ गया, बंगाल में। किसने एस्टैब्लिश करी और कब करी और किसके टाइम पीरियड में करी? तो विलियम जोन्स ने करी थी। विलियम जोन्स 1784 में की थी। ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मैम ये कलकत्ता में की थी। हाँ, बंगाल, कलकत्ता में। ठीक है, ये बंगाल। विलियम जोन्स एक सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने यहाँ पे बनवाया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्होंने एस्टैब्लिश करवाया था इसको, और वहां पर इन्होंने बेसिकली इसका मोटिव क्या था इस चीज का, ये एक बहुत बड़ा टाउन हॉल था, एक बहुत बड़ा हॉल टाइप बना था, जहाँ पे आप हिस्ट्री के लेवल के रिसर्च करना है, आपने बहुत सारे हिस्टोरियन से मतलब आप बिल्कुल मतलब होता है ना, बहुत अच्छे लेवल की स्टडी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी करनी है, मतलब बुक्स हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, 1 लाख करीबन बुक्स थी यहाँ पर, बहुत पुरानी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, जो भी डोनेशंस किए हैं उनके स्क्रिप्ट लगे हुए थे, प्राइजेस लगे हुए थे, और बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो है ना स्टडी करने के लिए वो यहाँ पे लगाई गई थी। ठीक है, और ये चीज आज के समय में भी बंगाल में एग्जिस्ट करती है। बंगाल में आज भी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी हुई है, जो कि नोन है फॉर लिटरेरी वर्क्स। आपको लिटरेरी वर्क्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको काफी सारे रिसर्च वर्क, रिसर्च पेपर्स, थीसिस बहुत सारे मिलेंगे। लाइब्रेरीज बहुत थी ना, जर्नल्स, मैगजीन्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ, पुरानी पुरानी चीजों के फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीजें, मतलब होता ना कि वो सब चीजें रखी गई थी। जो मुगल्स थे बहुत सारे, शाहजहां, अकबर, उनकी जो बुक्स थी, बहुत सारी बुक्स थी उनकी जो लिखी हुई थी, बादशाहनामा, अबुल फजल की लिखी हुई बुक थी, बहुत सारी बुक्स थी, वो बुक्स की भी मैन्यूस्क्रिप्ट और उनके साइन जो उन्होंने साइन किए थे, वो सब चीजें भी वहां रखी हुई थी। बेसिकली एक म्यूजियम टाइप था, इसमें सारी चीजें थी, अशोका के टाइम पीरियड की चीजें भी थी और मुगल्स के टाइम पीरियड की भी थी, और आज के समय में भी एग्जिस्ट करती है।
द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि बेसिकली रिसर्च वर्क के लिए की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई है, कब बनाई है और किसके टाइम पीरियड में थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में थी। ठीक है भाई, ये याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। इसके भी प्रेसिडेंट वगैरह बनाए जाते थे, खैर वो तो हमें नहीं पढ़ना, पर ये हमें पढ़ना जरूर है। और इसी जगह पर इनके टाइम पीरियड में वॉरेन हेस्टिंग्स के भगवत गीता जो है हमारी, उसमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चार्ल्स विल्किंस जो थे वो इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मेंबर थे। उन्हीं के टाइम पीरियड में ये चीज भगवत गीता का ट्रांसलेशन बाय चार्ल्स विल्किंस किया गया था। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चार्ल्स विल्किंस नाम इंपॉर्टेंट है। रूही इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना, रिमूवल। ठीक है, उस बंदे को, उस पर्सन को हटा देना। जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की होती है इम्पीचमेंट, ठीक है, बट अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ से इम्पीच नहीं किया गया। ठीक है, किसी को भी इम्पीच नहीं किया गया, बट इम्पीचमेंट होती है ऐसे। इम्पीचमेंट का मतलब रिमूव कर लेना। प्राइम मिनिस्टर की इम्पीचमेंट नहीं होती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो जब वो अपना कॉन्फिडेंस, उनका नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा तो वैसी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? मैम ये एक्सप्लेन करना मैम, रोहिला वॉर। रोहिल्ला वॉर, हाँ ये तो मैं बता रही हूँ। देखो भाई एक और वॉर यहाँ पे होता है रोहिल्ला वॉर के नाम से। रोहिल्ला वॉर 1774, जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में, उसी टाइम पे पहला रोहिल्ला वॉर यहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट रोहिल्ला वॉर जो है ये रोहिल्लास के अगेंस्ट किया जाता है। नाउ हु आर रोहिल्लास? फर्स्ट क्वेश्चन, ये रोहिल्ला है कहाँ के लोग? लिख लो भाई। साउथ इंडिया? No, they belong from the area of अफगानिस्तान। ठीक है मैम अफगान सेटलर्स यस, जो रोहिलखंड में सेटल हो गए थे। हाँ, ये एक्चुअली में कहाँ पे सेटल हो गए थे? ये यूपी के एरिया में सेटल। ठीक है, जो रोहिल्लास थे, रोहिल्लास कौन थे? अफगानिस्तान से आने वाले लोग, ये यूपी के रामपुर और ऐसी एरिया से वहां आके सेटल हो गए थे, और उनके खिलाफ जो वॉर किया गया था वो रोहिल्ला वॉर के नाम फेमस है। तो रोहिल्ला वॉर जो था, ये मतलब कि जो गंगा प्लेन का रीजन है यूपी के अंदर, वहां पे जो है चले गए थे, और वहां पे फिर क्या शुरू हो गई, मतलब रोहिलखंड उसको नाम से जाना जाता है। तो वहां पे ये जो है वॉर यहाँ पे शुरू हो गया। रोहिल्ला की तरफ से भी उनके लोग थे, रहमत अली खान, और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी लोग थे, जो उनके कर्नल थे अलेक्जेंडर चैंपियन, वो लड़ रहे थे, और उनकी यहाँ पर बैटल होती है, जिसमें रोहिल्लास की तरफ से जो रहमत अली खान थे उनकी डेथ हो जाती है। तो कर्नल जो अलेक्जेंडर है वो यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए फिर रोहिल्लास को यहाँ से जो है अपना रोहिलखंड जो यूपी के एरिया में वो बसे हुए हैं, उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं रोहिल्लास वॉर। ठीक है भाई, 1774 के एरिया में के टाइम पीरियड में ये रोहिल्लास में लड़ा जाता है, और उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ जाता है। और किसके टाइम पीरियड में होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो वर्ड कहीं पर भी आता है तो एंग्लो मतलब है ब्रिटिशर्स से, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स से मतलब है। तो यहाँ पर पहला एंग्लो मराठा वॉर वो यहाँ पे लड़ा जाता है 1775 से 1882। 3 एंग्लो मराठा वॉर होते हैं, उसमें पहला मराठा वॉर मराठास के साथ होता है, महाराष्ट्र के लोगों के साथ, और एंग्लो हो गया ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स और महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठा एम्पायर जो चल रहा था साउथ इंडिया में, उनके बीच में होता है। ठीक है भाई, तो ये थी यहाँ पर, ये मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर हुआ क्या था इस वॉर के अंदर।
फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच में? ब्रिटिश वर्सेस मराठा एम्पायर, उनके बीच में होता है। ये वॉर शुरू होता है और होता क्या है यहाँ पर कि सूरत और पुणे के जो एरिया है ना, वहां पे अटैक शुरू होता है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये पुणे पे डायरेक्टली अटैक नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ये शुरू होता है। एक्चुअली में जो मराठा एम्पायर, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, उनके लीडर्स को पेशवा कहते हैं, ठीक है। तो जो वो यस मैम, है ना वहाँ के माधवराव पेशवा, नारायण राव पेशवा, गंगाबाई, तो वहां पर उनके वहां से ये पूरा एक शुरू होता है। और फिर यहाँ पर ब्रिटिश जो है उन पे डायरेक्टली अटैक नहीं करते, लेकिन अटैक वहां पे करते हैं और पुणे की तरफ ये बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये वाली बैटल वहां पे स्टार्ट होती है। और फिर यहाँ पर फाइनली इसको खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की जाती है, समझौता कर लिया जाता है और फाइनली यहाँ पर जो है आपस में इस बातों को खत्म कर दिया जाता है। मतलब अब हम क्या करेंगे, इन्होंने इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया कि आने वाले 20 साल तक हम शांति रखेंगे, आने वाले 20 साल तक कोई लड़ाई हम आपस में नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रीटी साइन कर दी थी। तो आपको ये याद रखना, एंग्लो मराठा वॉर पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मराठास की हमारे किसी सिलेबस में नहीं आते, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये लिख लीजिए। मैम ये जो ट्रीटी इन्होंने, हाँ इनको 20 साल के बाद बराबर फिर लड़ाई होती है, दूसरी लड़ाई। हाँ, फिर एक और लड़ाई होती है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कमिट ये इतने कमिटेड होते हैं लड़ाई। जो ये ट्रीटी ऑफ सालबाई है, फाइनली यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर कि भाई आप ब्रिटिशर्स कहते हैं कि जो मराठा हैं उनके अंदर हम अपने पेशवा डिसाइड कर रहे हैं। वहां के पेशवा किसको बनाते हैं? वो पेशवा माधवराव को वो पेशवा बना देते हैं, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप पे कभी हैदर अली जो है टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली, वो अगर आप पे कभी अटैक करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इन लोगों के बीच में शांति पड़ जाती है अगले 20 साल तक के लिए, कि आपस में टेरिटरीज भी एक्सचेंज करते हैं। ऐसा नहीं टेरिटरीज एक्सचेंज नहीं करते, काफी टेरिटरीज को एक्सचेंज करते हैं, एलिफेंटा आइलैंड्स दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं। खैर वो सब नहीं पढ़ना उतना, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन कर दी जाती है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आज यहीं तक करेंगे, कोई डाउट किसी को? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. Thank you. हेलो मैम। हाँ जी। मैम आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे थे। अच्छा मुझे बता रहे हो, अच्छा कि फास्ट पढ़ा रहे थे, ओके। हाँ भाई, बाकियों को भी लगा ऐसा? नो मैम। यस मैम। अच्छा, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको क्या, उसको लगा कि फास्ट है? रूही, फास्ट लगा क्या? Thank you. नो मैम। चलो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा मैं और स्लो कर दूंगी। और कोई चीज? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी। मैम ये प्लीज पीडीएफ शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ पीडीएफ में सेंड कर रही हूँ आपको। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। बाकी का हम Thank you, ma'am. करेंगे। Thank थैंक यू सो मच मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। Ma'am, good night.